Students, how are you beta? Hope you all are fine. And I just want to tell you that in last class we have done till your page number 180. ठीक है, till page 180 we have already done and we are doing your chapter number 7. Clear? What is the name of your chapter 7 beta? Your name of chapter 7 is production function and returns to factor. Production function and returns to a factor. This is the top chapter which we are doing now. Clear beta? Till page 180 already done. Today we will be doing from your page number 181 ऑलरेडी डन रीडिंग. ठीक है, आप लोग यहाँ तक की रीडिंग कर चुकी हो टिल पेज 180 तक की. ठीक है बेटा, आई हैव टू एक्सप्लेन यू टुडे फ्रॉम, मुझे कहाँ से एक्सप्लेन करना है? I had to do from beta your page number 172. Is it clear? Page number 172. And what is the topic which we will start? That is your third topic. The heading is returns to a factor. जो फैक्टर जो हम यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, उस फैक्टर के बदले हमें क्या मिल रहा है वापस में, उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इसमें बेटा जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. क्या पढ़ेंगे? द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. और इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है बेटा द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट. ये इसका दूसरा नाम है. ठीक है बेटा, अब इसकी जो डेफिनेशन आपको लर्न करनी है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, दैट इज, उस डेफिनेशन में आप क्या लर्न करेंगे? यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फोकस जोन. फोकस जोन में जो आपकी डेफिनेशन गिवन है वो आपको लर्न करनी है. मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पे. Law of variable proportion. Law of variable proportions states that as more and more of the variable factor is combined with the fixed factor, marginal product of the variable factor may initially rise
implying total output increases at increasing rate। क्या हो सकता बेटा, जब आपके वेरिएबल फैक्टर के फिक्स फैक्टर के साथ साथ जब आपके वेरिएबल फैक्टर्स का रेशियो चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी तीन सिचुएशंस आएंगी, जिसमें से पहली है योर इनिशियली में राइज, मार्जिनल प्रोडक्ट में राइज इनिशियली बट इवेंचुअली a situation must come when marginal product of the variable factor, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं, ठीक है, starts declining। दूसरी बार it will start declining। देखो यहाँ पे जो है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो यहाँ से यहाँ तक है, इट इज इंक्रीजिंग। फिर दूसरी सिचुएशन में ये डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो गया। देन बेटा इम्प्लाइंग दैट टोटल आउटपुट increases at decreasing rate। यहाँ पे टोटल आउटपुट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट था, यहाँ पे टोटल आउटपुट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट है। देन बेटा इनफैक्ट अ स्टेज में कम या स्टेज में कम when MP becomes 0। मतलब आपका यहाँ पर इंक्रीज हुआ MP, यहाँ पर MP डिक्रीज हुआ, यहाँ पे आपका MP 0 हो गया, जिसका मीनिंग बेटा इम्प्लाइंग that the total output stops increasing, इंक्रीज करना बंद हो जाएगा। ये जब हम टेबल बताएंगे ना बेटा, टेबल में और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। इवन नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव का मतलब implying that total output starts declining। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। अब जो मैंने आपको इस लॉ में लिखा है, इस लॉ को हम टेबुलर फॉर्म में और डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको करेंगे, जिससे आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। दिस वाज द डेफिनेशन। ओके बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज नाउ। ओवर हेयर बेटा, जस्ट हैव अ लुक। टेबल बनाते हैं हम पहले। सपोज इट इज यूनिट्स ऑफ लैंड, और यहां पर बेटा आपका यूनिट्स ऑफ लेबर। देन हियर इज योर टोटल प्रोडक्ट, एंड हियर यू आर टेकिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, एंड हेयर योर ऑब्जर्वेशंस। अब आप देखिए ये टेबल किसको शो कर रहा है बेटा? दिस टेबल इज शोइंग
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। डेफिनेशन में मैंने आपको समझा दिया, अभी मैं आपको टेबल फॉर्म में समझाऊंगी और इसके थोड़ी सी देर बाद मैं आपको डायग्राम फॉर्म में समझाऊंगी। इज इट क्लियर बेटा? तो मैं ये टेबल देख लेती हूँ पहले कितने स्पेस में आएगा। आई हैव टू मूव टू 8, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। इतना बड़ा टेबल मुझे चाहिएगा, इसलिए मैंने रफ हैंड से ड्रॉ किया है, आप लोग फेयर हैंड से ड्रॉ करेंगे। फिर बेटा ये ऑब्जर्वेशंस भी आएंगे यहाँ पे। ऑब्जर्वेशंस के लिए लाइन की ज्यादा जरूरत है नहीं। आपके पास एक ही खेत है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1। एक ही खेत है आपके पास, ठीक है, ये हमारा एजम्पशन है। वी आर हैविंग ओनली 1 पीस ऑफ लैंड। अब हम यूनिट्स ऑफ लेबर को इंक्रीज करते हैं। पहले वाले में हमने एक लेबर लगाया, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ऐसे हमने लेबर्स जो लगाने थे खेत में उनकी वैल्यू को जो है इंक्रीज कर दिया है। अब बेटा हमने इनका टोटल प्रोडक्ट काउंट किया। जब हमने एक खेत में एक लेबर लगाया तो टोटल प्रोडक्ट आया 2। 2 लेबर लगाए उसी खेत में तो टोटल प्रोडक्ट आया 5, फिर आया 9, फिर आया 12, फिर आया 14, फिर आया 15 और 14। ये टेबल आपको या तो बनाना चाहिए, आना चाहिए, या आप इसको एज इट इज इसको लर्न कर लेंगे, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आएगा ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फिर आपको उसका टेबल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको उसका डायग्राम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर बेटा? अब मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना मैंने कल की वीडियो में सिखाया था आपको। जब 2 है तो 2 ही आ जाएगा, यहाँ पे 5 - 2 3 आ जाएगा, 9 - 4 5 आ जाएगा। जो जिस लाइन का हम निकाल रहे हैं उसमें से ऊपर वाले लाइन का जो टोटल प्रोडक्ट है उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे ये 12, इससे ऊपर 9, इसको माइनस करा 3 आ गया, 14 - 12 किया 2 आ गया, 15 - 14 किया 1 वी हैव गॉट, 15 - 15 किया तो 0 एंड बेटा 14 - 15 किया तो -1। तो ये हमारे वैल्यूज ऑफ क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, यहां से यहां ये पहले वाले जो 3 कॉलम है, यहां पर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इज इंक्रीजिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया था कि स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है और आपका टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है, और उसके इंक्रीज होने की स्पीड भी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और आपका यहाँ पर टीपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद का ऑब्जर्वेशन बेटा, जो नेक्स्ट वाले आपके हैं ये यहां से, ये बेटा आपका यहाँ पे बाय मिस्टेक 9 - 5 4 आना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब बेटा आपका यहां से, और आप जब इस 0 तक ऑब्जर्व करते हो तो क्या हो रहा है, आपके जो एमपी की वैल्यू है वो कम हो रही है। देखो 4 3 2 1 0, एमपी इज डिक्रीजिंग एंड वी आर हैविंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और हमारा जो टीपी है ना बेटा, यहां से यहां तक इस वाले इससे, आवर टीपी इज इंक्रीजिंग एट, टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट। अब हमारे पास ये लास्ट वाले 2 का ऑब्जर्वेशन बचा। इसके ऑब्जर्वेशन में बेटा
आपको दिखाई दे रहा है ये नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो MP है, वी आर हैविंग नेगेटिव MP, ठीक है, नेगेटिव MP। और नेगेटिव MP का मीनिंग नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, RTF, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। और आप जैसे कि अच्छे से देख पा रहे हैं 15 से 14 हो गया आपका टोटल प्रोडक्ट। इट मीन्स योर टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। इस वाले पॉइंट पे आपका टोटल प्रोडक्ट जो है डिक्रीज हो रहा है। तो यही आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है कि पहले आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, फिर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, फिर आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। पहले आपका रिटर्न्स टू फैक्टर पॉजिटिव होते हैं, फिर वो डिक्रीजिंग होते हैं, फिर वो नेगेटिव होते हैं। और बेटा आपके टोटल प्रोडक्ट की बात की जाए तो आपका टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होता है, उसके बाद डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट होता है, और उसके बाद योर टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। अब हमें इसका डायग्राम भी करना है। इसके अंदर जो डायग्राम होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को 3 स्टेजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 स्टेजेस बताता है ये हमें प्रोडक्शन के। पता चल गया ना? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें क्या बताता है? 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी। डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखना। इज इट क्लियर? और बेटा आपकी बुक के अंदर साइड में एक पर्पल बॉक्स है, वो आप अच्छे से खुद से करेंगे क्योंकि सेम चीजें हैं उसके अंदर। पर्पल बॉक्स एंड योर ग्रीन बॉक्स ऑन योर पेज नंबर 173। ये आप अच्छे से रीड कर लेना साथ में, क्योंकि वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। नाउ आई एम ड्रॉइंग योर डायग्राम। ये डायग्राम बनाते वक्त आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ऊपर नीचे ऐसे बनेंगे। 2 डायग्राम बनेंगे बेटा आपके ऐसे, ठीक है। इस वाले डायग्राम में हम लेंगे आपका टोटल प्रोडक्ट, ये y है आपका, ये आपका 0 है, ये आपका x एक्सिस है। और बच्चे यहाँ पर नीचे वाले में हम लेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। दोनों डायग्राम एक साथ ही बनते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। और यहाँ पर हम लेंगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कौन सा था वेरिएबल फैक्टर? लेबर। और कितने यूनिट्स थे हमारे पास? ये 8। तो हम वो 8 भी लिख के इसको बना सकते हैं, या हम एस्टिमेट से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए अब इसको ड्रॉ करना सिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले बेटा आपको एक ये ऐसे इस शेप का कर्व बनाना है जिसको बोलते हैं टीपी। ये तो आप ऐसे बना सकते हो जैसे आपका आया, ये ऐसे पहले ये बढ़ता चला गया, फिर ये ऊपर तक गया, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि यहां से है ना कुछ चेंज आ रहा है आपके डायग्राम में, और एक इस पॉइंट से यहाँ पे आपका ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये सबसे मैक्सिमम हो गया, और यहाँ से आपका टोटल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन जो डिवाइड हुआ ना हमारा यहाँ पे, ये तो फर्स्ट स्टेज है, और यहाँ से ये वाला हमारा सेकंड स्टेज है, और ये वाला बेटा स्टेज 3 है, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होता है, मतलब फास्टली इंक्रीज है। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट है, मतलब स्लोली इंक्रीजिंग है। और यहाँ से इसके बाद तक ये डिक्रीजिंग रेट है, इसलिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब बेटा हमने इसके अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम बनाना, नीचे वाला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब आप देखिए आपको क्या बताया गया था, आपके MP की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज्यादा है। कब? उस स्टेज पे जब आपका ये वाला पॉइंट है, ये जो K पॉइंट है आपका, तो आपको जस्ट इसके नीचे नीचे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके आनी है, और यहाँ पर आप एक पॉइंट लेंगे E। इज इट क्लियर? और बेटा आपको ये भी देखना है कि आपका MP नेगेटिव कब हुआ है? जब आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ के नीचे की तरफ गिरने लग गया, बढ़ के नीचे की तरफ गिरने लग गया, तब आपका नेगेटिव हुआ है ना यहाँ से। इसका मतलब आपका, और ये 0 कब है? जब ये मैक्सिमम है, तब ये 0 है।
तो ये वाला पॉइंट आपका क्या दिखाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट 0, यहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम। इज इट क्लियर? तो जब इसको ड्रॉ करेंगे बेटा तो आपका कर्व इन पॉइंट से निकलेगा। पहले ही आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं, पॉइंट्स मेंशन करने के बाद आपका एमपी कर्व बनेगा और ये बाहर की तरफ निकल के आएगा क्योंकि ये नेगेटिव भी है। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आप ऐसे विद फ्लो ऐसे बना सकते हो, सेकंड वाला अकॉर्डिंगली बनेगा। जैसे ही ये बढ़ना स्टार्ट होगा वहां पे ई मतलब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे ऊपर होगा, तो वहां तक आपको इसको इंक्रीज करना है। उसके बाद आपका मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा बेटा, और वो 0 कहाँ पर होगा, जहां पर आपका टीपी मैक्सिमम है। अगर आपका टीपी मैक्सिमम है सो दिस विल बी योर शेप ऑफ योर मार्जिनल प्रोडक्ट। इज इट क्लियर बेटा? नाउ जस्ट हैव अ लुक अब टू योर नेक्स्ट टॉपिक। जो सारी एक्सप्लेनेशन है ना पेज में, और इस वाले पॉइंट को के पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। के पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों कहते हैं बेटा इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? बिकॉज हेयर स्लोप ऑफ टीपी चेंजेस। इस पॉइंट पे आपके टीपी का जो है स्लोप ऑफ टीपी चेंजेस। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अच्छे से बता दिया था डायग्राम और टेबल में। यू विल जस्ट गिव अ रीडिंग। नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज causes of increasing return to factor। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के causes क्या हो सकते हैं? आपके इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर के causes हैं बेटा, नंबर 1 फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। मतलब आपका जो फिक्स फैक्टर था उसका पूरी तरह यूटिलाइज हो रहा है, कुछ भी उसका वेस्टेज नहीं हो रहा, और आपका जो मशीन्स वगैरह हैं उस पे जो लेबर्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रही है। सेकंड रीजन है दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब अच्छे से वर्क हो रहा है तो मतलब वर्कर्स के अकॉर्डिंग वर्क को है ना बेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, और डिस्ट्रीब्यूट करने से ईच एंड एवरी वर्कर इंडल्ज इन द वर्क, इट इज ही और शी इज डूइंग देयर वर्क विद गुड एफिशिएंसी। इज इट क्लियर? एंड योर थर्ड पॉइंट इज बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स। अब जो फैक्टर्स वहां पे वर्क कर रहे हैं उनके बीच में आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि अच्छे से वर्क तभी होता है जब लोग जितने भी वर्कर्स और जितने भी फैक्टर्स वहां पे वर्क कर रहे हैं दे आर हैविंग गुड कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से आपका टीपी जो है इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होता है। उसके बाद बेटा जो आपके हॉट क्वेश्चंस है दैट यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, हॉट क्वेश्चंस ऑफ पेज 175। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज causes of decreasing or diminishing। Hello beta, now as you know that we were on the point of causes of decreasing returns to factor। अब ये हम decreasing returns to factor का जो है ये डिस्कस करेंगे। इसके क्या रीजंस है? इसके 3 रीजंस है बेटा जो आपकी बुक में मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट वन इज फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, क्योंकि कुछ फैक्टर्स है ना जो फिक्स होते हैं, और उनके फिक्स होने से जो उनकी एफिशिएंसी है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाती, और उनके जो आउटपुट है या उनसे जो रिटर्न्स मिलने होते हैं वो डिक्रीज होने लग जाते हैं। दैट्स वाई वी आर गेटिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। देन बेटा second reason for the same thing is imperfect factor substitutability। क्लियर बेटा?
जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, मैंने जैसे आपको 4th और 5th चैप्टर में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन गुड्स होते हैं, हमारे प्रोडक्शन सेक्टर में सब्स्टिट्यूट करना इतना इजीली नहीं हो पाता, मतलब वो इम्परफेक्ट वे में होता है, और उसके इनपरफेक्ट वे में होने से बेटा वी आर गेटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. एंड देन थर्ड वन इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर्स. अब जैसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है काम करने वालों की, और जैसा ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, जब बहुत सारे लोग एक जगह काम करते हैं तो उनको बीच में कोऑर्डिनेट करना बहुत टफ टास्क हो जाता है, और इसको टफ टास्क होने की वजह से जो लोगों के बीच में है वो कोऑर्डिनेशन जो है उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता. तो दिस इज द रीजन फॉर योर causes ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. Now beta, the next thing which we have to discuss today, that is your assumptions of law. That is your assumptions of law. Assumptions of law. अब आपके assumptions of law में जो है it is given in your page, on your page number 175, and 3 assumptions are given to you. First assumptions I am telling, that is ratio in which factors of production are combined कैन बी चेंज. ठीक है, कंबाइंड होते हैं और उनको चेंज किया जा सकता है. देन इज बेटा सेकेंड वन इज योर वी आर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. जो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर होते हैं ना, जो हम चेंज कर रहे हैं, पहले 1 2 3 4 ऐसे 7 8 तक पहुंच गए थे, दीज आर होमोजीनियस एंड इक्वली एफिशिएंट. अगर एक एक से अलग अलग काम करा जाए तो वो इक्वल अमाउंट ऑफ काम करेंगे विद इक्वल एफिशिएंसी. ठीक है, दैट इज दे आर होमोजीनियस एंड इक्वली एफिशिएंट. देन दिस यू कैन एक्सप्लेन फर्दर. एंड द थर्ड वन एजम्पशन इज, ये कौन से लॉ के एजम्पशंस है? वेरिएबल प्रोपोर्शन के, वीपी. एंड देन इज बेटा योर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. और जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो चेंज नहीं होती है, दैट इज योर फिक्स्ड वन. क्लियर बेटा? देन योर फोकस जोन. जब अगर आप अपने फोकस जोन को पढ़ लेंगे ऑफ पेज नंबर 176, तो ये लॉ आपको दोबारा से अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पूरा लॉ दोबारा से समझाया गया है. देन इज योर व्हाट क्वेश्चन यू हैव टू डू in your fair notebook, that is page number 176. Then beta, the next topic is your topic number 4 on your page number 177, that is your shapes of TP, MP, AP and their relationships. क्लियर है बेटा? ये भी डायग्राम वैसे ही बनेगा जैसे डायग्राम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था और आपको बना के शो किया था. इसके अंदर बेटा जो आपकी बुक में टेबल है ना, टेबल मैं नहीं करवाऊंगी अब, टेबल ऑन पेज 177, क्योंकि ऐसे 3 टेबल मैं करा चुकी हूँ. अगर आपको वो 3 समझ में आए होंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा. नाउ आई एम जस्ट डायरेक्टली ड्रॉइंग योर डायग्राम. इन दिस डायग्राम दिस इज योर वाई. हमें 90 तक लेना है. 10 20 30 40 50 60 70 80, क्योंकि टेबल में आपके 90 तक की वैल्यूज गिवन है. और आपका जो आउटपुट है बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8
ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज 0। यहाँ पे आपका क्या गिवन है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और यहाँ पर हमारा क्या है बेटा, टोटल प्रोडक्ट। ये अभी मैंने आपको बनाया था लेकिन दोबारा बना देती हूँ क्योंकि इसमें साथ साथ मुझे आपका एवरेज प्रोडक्ट भी शो करना है। तो एवरेज प्रोडक्ट के लिए हमें सिर्फ इनकी ज़रूरत है, -10, 10, 20, 40, 50, 1, 2, 3, ठीक है बेटा, x और ये x, यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इज इट क्लियर बेटा? तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, आपका जो है ये 48 अराउंड, ये आपका पॉइंट K है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ तक आपका वेरिएबल फैक्टर जो इंक्रीज करेगा, और इसके बाद TP पॉइंट, ठीक है, 84 तक जो है आपका ये एट वेरिएबल फैक्टर नंबर 7, इट इज गोइंग टिल दिस पॉइंट, सो इट विल इंक्रीज, और इसके बाद ये आपका TP जो है डिक्रीज होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका ये जो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, जिस पॉइंट पे आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किया आता है उस पॉइंट पे ही आपका जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है बेटा वो मैक्सिमम होगा, और वो आपका यहाँ पर। इज इट क्लियर? फिर जब आपका वो मैक्सिमम है उस पॉइंट पे आपका वो 0 होगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, और उसके बाद वो नेगेटिव चला जाएगा। सो दिस इज़ योर शेप ऑफ, आपकी बुक में ये जो शेप है ये ग्रीन पेन से बना रखी है। सो दिस वन इज़ योर MP, दिस इज़ योर TP। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, जस्ट बेटा क्या बताना है नया, दैट इज़ योर एवरेज प्रोडक्ट। अब जो एवरेज प्रोडक्ट है आपका, वो बेटा आपके जो A पॉइंट है ना, वहाँ पर आप चेक करेंगे, जब आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नंबर 4 है, 4 फैक्टर्स जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे आपके AP की वैल्यू जो है मैक्सिमम है, एंड दैट इज़ अराउंड 18। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना AP बनाएंगे, और आपकी बुक में ये पर्पल लाइन से शो कर रखा है, और ये स्टार्ट तो वहीं से होगा जहाँ से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1, मार्जिनल प्रोडक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे, इट विल गो लाइक दिस, एंड जब आपका एवरेज प्रोडक्ट से ये थोड़ा ऊपर ही लाई करेगा, दिस विल बी शेप ऑफ योर एवरेज प्रोडक्ट। अब बेटा जो मेन है दैट इज़ योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या कहता है, आपके AP और MP का रिलेशनशिप मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि TP और MP का थोड़ी देर पहले बताया था। AP एंड MP रिलेशनशिप, जस्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट आपका AP इंक्रीजिंग होता है कहाँ तक, जब आपका MP इज ग्रेटर देन AP। सेकेंड है बेटा आपका AP डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, कब, जब आपके MP की वैल्यू लेस देन AP हो जाती है। थर्ड है बेटा आपके AP मीन्स एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है कहाँ पर, जब आपका AP इज इक्वल टू MP होता है। और बेटा फोर्थ में आपको क्या याद रखना है, MP में बी 0 और नेगेटिव, MP में बी 0 और नेगेटिव, बट AP कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव, लेकिन AP जो है वो पॉजिटिव ही रहता है, कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। तो आपकी बुक में जो पेज नंबर 179 पर जितने भी डायग्राम है बेटा,
वो यही चीज़ें दिखाते हैं अलग अलग स्टेज पे। आपका एमपी की शेप के अकॉर्डिंग आपके टीपी की शेप कैसे चेंज होती है, तो आप उनसे भी देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। शेप्स जो इस पेज पे हैं वो डिफरेंट अलग अलग करके दिखाई हैं, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को कंबाइन फॉर्म में दिखाया है। देन बेटा होल्ड्स ऑफ योर पेज नंबर 180 you have to do in your notebook, and your chapter is over now. In next class we will start your new chapter, that is chapter number 8. In next class I will start your chapter number 8, that is concepts of course. Concepts of course. So this is all about your class. Thank you.